सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विश्वदीप सर। सो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले थे चार्टर एक्ट की सीरीज, जो कि चार्टर एक्ट आए थे। सो बिफोर दैट हमने इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड इंडियन पॉलिटी में जो फर्स्ट चैप्टर हमें देखना चाहिए, वो हमें समझना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो हमने स्टार्ट किया था। सो अब हम इस वीडियो लेक्चर में चार्टर एक्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1784, सॉरी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का। ओके, सो गाइज बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सो अगर आप इंडियन पॉलिटी के लिए कुछ बुक रेफर करेंगे तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो इंडियन पॉलिटी के लिए जो एम लक्ष्मीकांत का जो एडिशन आता है, आई थिंक 6 एडिशन आ चुका है मार्केट में, ठीक है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक इंडियन पॉलिटी के लिए है, ठीक है। आप इस बुक को पढ़ के आपके इंडियन पॉलिटी के लिए, जो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी आपको हेल्पफुल रहेंगी। बहुत अच्छी बुक है और मोस्ट ऑफ दिस सभी एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत सभी जन रेफर करते हैं, सबके दिलो दिमाग में इंडियन पॉलिटी के लिए कौन सी बुक है तो सभी बताएंगे आपको कि एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी बेस्ट रहेंगी, बेटर रहेंगी। जो आईएएस इंटरव्यू टॉपर्स में भी बताते हैं, जो टॉपर्स रहते हैं ना, वो भी बताते हैं कि लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा था, लक्ष्मीकांत को मैंने एकदम रट्टा मारता, 10 बार 15 बार मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया था, दूसरी बुक मुझे यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ऐसा वो कुछ बताते हैं। अब सच्चाई क्या है उसमें, ये हमें भी नहीं पता, ना आप में भी नहीं पता, ठीक है, वॉट एवर इज दैट। बट मेरा भी सजेशन ये रहेगा कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी की बुक काफ़ी अच्छी रहेंगी, काफ़ी अच्छे से ये हमें पॉइंट क्लियर किया है। बट अगर आपको इतने में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि ल्यूसेंट की बुक भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ ल्यूसेंट, ताकि अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में जो इंडियन पॉलिटी यानी लक्ष्मीकांत की बुक में जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो पॉइंट आपको उससे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा के आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि इसलिए कि आपका जो नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो थोड़ा एक्स्ट्रा बिल्डअप हो जाएगा। माने कि अगर आपने सिर्फ इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत के ऊपर ही डिपेंड रह गए और कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया बट वो पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो वो पॉइंट अगर वो ल्यूसेंट में इंक्लूडेड है, तो अगर आपने दोनों किताबें लेकर अगर आपका जो कंसेप्ट है क्लियर किए होंगे तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए इसके साथ एक छोटी किताब ल्यूसेंट की बुक आप रेफर कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए, ठीक है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा, पिट्स इंडिया एक्ट देखा। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वो भी प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब ये चार्टर एक्ट की सीरीज चालू होगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बाद में 20 ईयर का इसमें गैप रहेगा, देन 1830 का रहेगा, 1833 एंड 1853। ऐसे चार्टर एक्ट 1, चार्टर एक्ट 2, चार्टर एक्ट 3 एंड चार्टर एक्ट 4, ऐसी चार्टर एक्ट की सीरीज है, ठीक है। क्योंकि चार्टर एक्ट वो क्यों लाया जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, वहाँ पे कंपनी को ट्रेड करने के लिए मोनोपोली दी गई थी, ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 20 साल के लिए कंपनी को उन्होंने प्रोवाइड किया था कि आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर अपकमिंग 20 ईयर्स। अब यहाँ पे 1793 में 20 साल पूरे हो चुके, तो फिर से इस एक्ट के तहत कंपनी को 20 साल की ट्रेड करने के लिए कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है वो अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही पॉइंट आएगा जो चार्टर एक्ट है, वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि जो एक्सटेंडेड कंपनी ट्रेड मोनोपोली फॉर अपकमिंग 20 ईयर्स, मतलब और 20 साल के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड करने की मोनोपोली है, मतलब एकाधिकार है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या, देखिए, ये जो चार्टर एक्ट आने के पहले और एक एक्ट ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पास किया गया था, वो एक्ट है एक्ट ऑफ 1786 का। इस समय क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंटेड करने जाना था उसको, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट करना जाना था, ठीक है, इसको। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी डिमांड रखी, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी अपनी, इसने डिमांड रखी अपनी, सबसे पहली डिमांड तो उसने ये रखी कि मैं कमांडर इन चीफ रहूँगा, ठीक है, मैं सबसे पहले क्या रहूँगा, कमांडर इन चीफ। सेकेंड डिमांड इसने ये रखी कि मुझे जो काउंसिल है,
गवर्नर जनरल की जो 4 मेंबर्स की काउंसिल है, ठीक है, तो उसमें वो काउंसिल में मुझे ओवरराइडिंग पावर चाहिए, ठीक है, मतलब इसको ओवरराइडिंग पावर भी चाहिए थे, ओवरराइडिंग पावर। सबसे पहले तो मुझे कुछ स्पेशल केसेस में ओवरराइडिंग पावर चाहिए काउंसिल में, और दूसरी बात तो मैं कमांडर इन चीफ रहूँगा, तभी मैं गवर्नर जनरल का पद मैं एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। इसने अपनी कंडीशन और इसकी कंडीशन दोनों की दोनों एक्सेप्ट की गई, तो ये कमांडर इन चीफ बना, एंड सेकेंड इज ओवरराइडिंग पावर। तो देखिए चार्टर एक्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, पहला पॉइंट क्या हमने देखा, 20 ईयर के लिए कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो एक्सटेंड कर दी गई। द सेकेंड पॉइंट यह रहेगा कि कमांडर इन चीफ, यानी कि वो कमांडर इन चीफ भी रहेगा। सो कमांडर इन चीफ भी रहेगा, बट इसमें यह पॉइंट ऐड किया गया कि कमांडर इन चीफ तो वो रहेंगे ही, मतलब जो भी कमांडर इन चीफ रहेगा वो कब तक कमांडर इन चीफ नहीं रह सकता, जब तक कि वो जो काउंसिल थी उसका मेंबर अपॉइंट नहीं किया जाए, ठीक है। सो कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ काउंसिल अंटिल ही वॉज अपॉइंटेड, मतलब जब तक कि कोई भी पर्सन रहेगा उसका चयन गवर्नर की जो काउंसिल थी उस काउंसिल में जब तक कि उसका चयन नहीं हो जाता, जब तक कि वो काउंसिल में अपॉइंटेड नहीं किया जाता, तब तक कि वो कमांडर इन चीफ नहीं रह सकता। मतलब इसमें यह कंडीशन थी कि अगर आपको कमांडर इन चीफ बनना है तो आपको काउंसिल का मेंबर रहना पड़ेगा, ठीक है, काउंसिल का मेंबर एज अ अपॉइंट होना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ओवरराइडिंग पावर, ठीक है, क्योंकि यह कंडीशन में क्यों लाई गई थी, क्योंकि इसने डिमांड रखी थी कि मैं कमांडर इन चीफ तो रहूँगा, बट कमांडर इन चीफ रहूँगा। सो इसको अपॉइंट क्या किया जाने वाला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल माने कि काउंसिल का ही मेंबर, हेड ऑफ अ काउंसिल यानी कि गवर्नर जनरल, तो ये गवर्नर जनरल का मेंबर रहना अनिवार्य है। तो ये जो बात है, ये बात इस एक्ट में लाई गई, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में भी इसको लाया गया कि कमांडर इन चीफ वॉज नॉट द मेंबर ऑफ काउंसिल अंटिल ही वॉज अपॉइंटेड, कि जब तक कि वो काउंसिल में अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक कि वो कमांडर इन चीफ नहीं रह सकता। इसका मतलब ये कि अगर आपको कमांडर इन चीफ रहना है तो आपको अपॉइंट होना पड़ेगा गवर्नमेंट के काउंसिल में, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, 20 ईयर की मोनोपोली। देन सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि कमांडर इन चीफ जब तक वो काउंसिल में अपॉइंट नहीं हो जाता, कि अपॉइंटमेंट उसकी नहीं की जा सकती, तब तक कि वो कमांडर इन चीफ नहीं रह सकता। ओके, वेरी क्लियर। देन थर्ड पॉइंट देखिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट जब हमने पढ़ा तब मैंने आपको बताया था कि उस एक्ट के तहत एक न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर सके वो लाई गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी स्टाफ है, ठीक है, इसके पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सवाल ये उठता है कि अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर्स रहेंगे, उनका स्टाफ रहेगा, तो उनकी स्टाफ एंड जो मेंबर्स है, स्टाफ्स एंड मेंबर्स है, उनके जो सैलरी है, उनका जो पेमेंट है, सैलरी है, वो कहाँ से देंगे, तो वो कहाँ से देंगे, इंडियन रेवेन्यू से ही देना पड़ेगा, इंडियन रेवेन्यू से ही देना पड़ेगा। ये भी एक आर्टिकल इस एक्ट में लाया गया, कौन से, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो जो पेमेंट रहेगा, सैलरी एंड पेमेंट ऑफ द स्टाफ एंड द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी पेड फॉर फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडियन टेरिटरी, ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है। दिस इज थर्ड पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर टू ऑल गवर्नर जनरल्स एंड द गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। इसका मतलब जो भी पावर्स लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दिए गए थे, मतलब उसने डिमांड रखी थी कि मैं, हाँ ठीक है, मैं तो क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये पद को संभालने के लिए राजी हूँ, लेकिन मुझे मेरी दो कंडीशन है, ठीक है। पहली कंडीशन ये, तुम्हें कमांडर इन चीफ चाहिए, मुझे कमांडर इन चीफ का पद चाहिए, एंड सेकेंड बात तो ये कि मुझे कुछ स्पेशल केसेस में मैं कुछ भी काम करूँगा, ठीक है, तो मुझे कुछ स्पेशल केसेस में ओवरराइडिंग पावर चाहिए। अब ओवरराइडिंग पावर मतलब क्या, कि काउंसिल के अगर किसी मेंबर ने बोला कि सर, अगर किसी ने बोला कि सर हमें यहाँ से रास्ता बनाना है, यहाँ से रेलवे लाइन हमें डालनी है, ठीक है, सो अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि नहीं, तो उसका जो नो है, उसका जो रिजेक्शन है, वो ओवरराइड किया जाएगा, उसको माना जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल पावर उसको चाहिए था, ठीक है।
और काफ़ी अच्छी डिमांड रखी थी, ठीक है। सो देन तो उसके जो ओवरराइडिंग पावर है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ वही व्यक्ति आया, वही पर्सन आया तो सिर्फ उसको ही वो ओवरराइडिंग पावर दे दी जाए, ठीक है। देन उसके बाद में जो भी गवर्नर जनरल्स आएंगे वो भी तो नाराज़ होंगे ना, उनको भी तो लगेगा ना कि यार ये पावर तो हमें भी होना चाहिए। सो ये भी एक आर्टिकल इसमें लाया गया कि जो भी पावर्स लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक्ट ऑफ 1786 के तहत दिए गए थे, ओवरराइडिंग पावर इन सम स्पेशल केसेस, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ कमांडर इन चीफ, ओके। सो वो भी पावर आने वाले जो भी गवर्नर जनरल्स रहेंगे एंड द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज रहेंगे, उनको भी ये जो पावर्स है वो पावर्स एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये और एक पॉइंट, ठीक है, वेरी क्लियर, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेटेड प्रेसिडेंसीज, ओके। इस एक्ट के तहत और एक प्रावधान लाया गया था कि जो भी गवर्नर जनरल्स रहेगा, ठीक है, बंगाल का, उसको और अधिक के पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेटेड प्रेसिडेंसीज। अब कौन कौन सी प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था मैंने, एक बॉम्बे एंड सेकेंड वन इज मद्रास। मतलब जो बॉम्बे एंड जो मद्रास प्रेसिडेंसीज है, उस प्रेसिडेंसीज के ऊपर जो गवर्नर जनरल रहेगा उसको और अधिक के पावर्स एंड कंट्रोल दे दिए गए इस एक्ट के तहत, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ओके। सो गाइज, अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे ना, तभी आपको पूरी बात समझ में आएंगी, ओके। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आए होंगी। सो गाइज, आपको आज की वीडियो क्लास कैसी लगी, आज की लेक्चर कैसी लगी, ठीक है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए आप आप कौन सी सिटी से हो ये भी मुझे बताइए, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है वो भी मुझे बताइए। एंड मुझे ये भी बताइए कि कुछ मेरे पढ़ाई में कुछ क्या कमियाँ हैं, आप फीडबैक भी दीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसी बन रही है ये भी मुझे बताइए, ठीक है। सो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। थैंक यू सो मच। आपके लिए ऐसे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।